जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने डिस्काउंट तक पढ़ा हुआ था कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट तक मैंने आपको बताया था और 17 नंबर की पॉइंट यानी कि बाउचर से हम लोगों को पढ़ना। डिस्काउंट तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए बाउचर से पढ़ना है। देखिए बाउचर क्या होता है, कह रहे कि बाउचर का हिंदी होता है प्रमाणक। इसमें लिखा भी है किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, चालान, रिसिप्ट, ईटीसी। करे कि किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? बाउचर कहते हैं। जैसे कोई भी आप लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन को आप किसी बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी सामान परचेज किया तो उसको आप परचेज बाउचर में एंट्री करेंगे। आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किया तो उसको आप सेल्स बाउचर में एंट्री करेंगे। आपने किसी से प्रोडक्ट प्राप्त किया, सॉरी, आपने किसी से पैसा पेमेंट किया, आपने किसी को पैसा पेमेंट किया तो पेमेंट बाउचर में हम उसकी एंट्री करेंगे। आपने किसी से पैसा रिसीव किया तो उसको रिसिप्ट बाउचर में एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग अलग बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जो जिस बाउचर का ट्रांजेक्शन होगा उसी बाउचर में ले जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या दिया है? गुड्स। क्या दिया है? गुड्स। और गुड्स के बारे में लिखा भी है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस का गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। जैसे मैंने जो है अपनी बिजनेस ये स्टार्ट किया कि हमको अपने बिजनेस में लैपटॉप सेल करना है, तो हमारे लिए गुड्स क्या होगा? लैपटॉप होगा। हमारे लिए गुड्स क्या होगा? लैपटॉप होगा, क्योंकि लैपटॉप के माध्यम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से हम अपना बिजनेस करेंगे, वही हमारे लिए गुड्स कहलाता है। और किस पर्पज से उसको मैंने खरीदा? सेल करने के पर्पज से, बेचने के पर्पज से उसको मैंने खरीदा। एक प्रकार के हम उसको गुड्स बोल सकते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट आता है आपका, वो है आपका ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। और इसको अपने शब्दों में अगर आप बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि व्यापार के मालिक के द्वारा किया जाने वाले निजी खर्च को ही ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग कभी भी मालिक की पूंजी को घटाता है। मालिक की पूंजी को घटाता है, क्योंकि मैंने आपको कैपिटल में बताया था ना, कैपिटल इंक्रीज कब होता है और कैपिटल डिक्रीज कब होता है? जब कैपिटल में प्रॉफिट होता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो हमारा कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आप एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लिखा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। यानी कि व्यापार के मालिक के द्वारा किया जाने वाला जो भी निजी खर्च होगा उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ड्राइंग बोलेंगे। अब खर्च क्या करेगा? हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि वो बिजनेस के लॉस की तरफ लेके जाएगा। और कह रहा है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को क्या करता है? घटाता है। देखिए सामने लिखा भी है, जो ड्राइंग होता है वो मालिक की पूंजी को क्या करता है? घटाता है। और कह रहा है कि यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलिए मालिक ने कपड़े की दुकान की है, और जैसे उनको अपने लिए जो है कपड़ा बनवाना, ध्यान से समझिएगा, तो जब उनके पास खुद कपड़े की दुकान है तो किसी और से कपड़ा नहीं खरीदेंगे, वो अपने दुकान से कपड़ा निकाल लिया और उन्होंने दर्जी को क्या कर दिया? दे दिया सिलने के लिए। तो उनकी क्या हुई? उसमें से एक प्रोडक्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और वही चीज की जो उनकी दुकान में नहीं मिल पा रही है, उस चीज को खरीदना चाहते हैं तो अपने बिजनेस से वो कैश भी निकाल सकते हैं और अपने बिजनेस से वो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों ही मामले में हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। समझ में आया? तो जब भी ड्राइंग के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ड्राइंग एक व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च है। ठीक है, एक प्रकार का वो खर्च है। वो भी कौन खर्च करता है? तो जो व्यापार का मालिक होता है, जो व्यापार का प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है। अब चलिए परचेज मतलब क्या होता है? क्रय बोलते हैं ना, क्रय। क्रय मतलब खरीदना, जिसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है
कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। और कह रहा है कि व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। यानी कि व्यापारी जिस मतलब जिस गुड्स से अपना व्यापार स्टार्ट करता है उसको परचेज करेगा ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। यानी कि खरीदने की जो प्रक्रिया होती है उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम परचेज के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी क्रय होता है। क्रय का मतलब खरीदना। अब चलिए इसके बाद से परचेज रिटर्न क्या होता है, अभी सेल्स के बारे में बता रहे हैं। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, तो जैसे मैंने 10 पीस लैपटॉप खरीद करके लेके आया और 2 पीस लैपटॉप उसमें से क्या हो गया, खराब हो गया, जिसको क्रय वापसी हम बोल सकते हैं। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, क्रय वापसी। मतलब जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था उस प्रोडक्ट में कुछ कमी आने के कारण कुछ प्रोडक्ट मैंने रिटर्न कर दिया, उसी को हम परचेज रिटर्न बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो यह प्रोसेस हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे आपने अपने बिजनेस में 10 लैपटॉप आपने खरीद करके लेके आया अपने सप्लायर से, ध्यान से समझिएगा, और आपने लेकर के आया और उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें 2 लैपटॉप ऐसा मिल गया जिसकी बैटरी बैकअप अच्छी नहीं है, जिसकी जो है रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, ऐसे तमाम प्रकार की 2 लैपटॉप में आपको प्रॉब्लम मिल गई। तो 2 लैपटॉप में जब प्रॉब्लम आपको मिल गए तो क्या आप उस किसी कस्टमर को आप सेल कर पाएंगे, तो फिर अपने बिजनेस में रखने का मतलब ही क्या है। इसलिए आप उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ले जाकर के अपने सप्लायर को जहां से आपने खरीद के लेके आया। तो जो आप रिटर्न करने जा रहे हैं उसी को हम परचेज रिटर्न बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने खरीदा है और खरीदा हुआ प्रोडक्ट आप वापस करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत, तो इसको हम क्रय वापसी बोल सकते हैं। मतलब खरीदा हुआ प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब बताइए 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीदा और 2 पीस लैपटॉप मैंने किसी कारणवश ला करके वापस कर दिया, तो शेष लैपटॉप मैंने कै पीस खरीदा, 8 पीस खरीदा। वही बोल सकते हैं कि लैपटॉप मैंने परचेज 8 पीस ही किया, क्योंकि 2 पीस किसी कारणवश मैंने वापस कर दिया। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है सेल्स। तो सेल्स को बोला जाता है विक्रय। सेल्स को क्या बोला जाता है, विक्रय बोला जाता है। और सेल्स का मतलब होता क्या है, तो लिखा भी है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम सेल्स कहते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को ही हम सेल्स कहते हैं। जैसे हमारी दुकान में लैपटॉप को ही सेल किया जा रहा है, लैपटॉप को ही बेचा जा रहा है, तो हमारी बिक्री के लिए सेल्स हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जो हम बेच रहे हैं, जो बेचने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसको सेल्स को हम विक्रय बोलते हैं, मतलब हमारे बिजनेस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को ही हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सेल्स के नाम से जानते हैं। और सेल्स का मतलब ही होता है विक्रय करना। अब चलिए, सेल्स रिटर्न का हिंदी क्या होगा, तो विक्रय किया हुआ माल वापस लेना, विक्रय वापसी बोल सकते हैं इसको। अरे परचेस था तो हम क्रय बोलते थे, और परचेज रिटर्न हुआ तो क्रय रिटर्न बोल दिया मैंने, क्रय वापसी बोल दिया। वैसे ही सेल्स है तो सेल्स को हम विक्रय बोलेंगे, और सेल्स किया गया माल अगर हम वापस लेते हैं तो सेल्स रिटर्न बोलेंगे, और सेल्स रिटर्न का हिंदी होता है विक्रय वापसी। और यहाँ पे लिखा भी है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे आपने अपने बिजनेस में 10 आपने लैपटॉप खरीद के लेके आया था, लेकिन आपने 2 लैपटॉप वापस कर दिया, किस लिए, क्योंकि उसका रीजन अच्छा नहीं था, उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो भी आपके पास 8 लैपटॉप बचा है ना, और 8 लैपटॉप में मान के चलिए कि आप किसी कस्टमर को 2 पीस लैपटॉप सेल कर रहे हैं और उसमें 2 पीस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो ला करके क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। मतलब आपने सेल किया है और आपको ला करके वो रिटर्न कर रहा है, यानी कि आपने बेचा है और बेचा हुआ माल आप वापस ले रहे हैं। इस केस में हम सेल्स रिटर्न हम उसको बोल सकते हैं, विक्रय वापसी हम उसको बोल सकते हैं। आखिर किसी कारणवश प्रॉब्लम आएगी तभी तो वापस करेगा, बिना प्रॉब्लम का तो कोई वापस करेगा नहीं। तो वो जो वापस आपको हो रही है, आपने सेल किया है और आप ही उसको वापस में ले रहे हैं, इसलिए आपके लिए वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा और उसके लिए परचेज रिटर्न कहलाएगा। अब चलिए, इसके बाद से आता है स्टॉक। क्या दिया है, स्टॉक। और स्टॉक का मतलब होता है रहतिया, रहतिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हिंदी। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया। अभी बता रहे हैं, देखिए स्टॉक का यहाँ पे बारे में दिया हुआ है
कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। जैसे मान के चले कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे आपने गया कोई दवा लेने के लिए, जैसे कि कम्बीफ्लाम आप दवा लेने चले गए और एक पत्ता आपने दवा लिया, कम्बीफ्लाम एक पत्ता आपने दवा लिया और आपने उसको केयर किया कि इसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हमको और दे दीजिए, 10 पत्ता और दे दीजिए। तो कहाँ जाएगा, स्टॉक में जाएगा, वहां से लेकर के आएगा आपको देने के लिए। मतलब उसको भी स्टॉक में रखा है, किस पर्पज से, बेचने के लिए रखा हुआ है, लेकिन तब जब अपने दुकान का सामान खत्म हो जाएगा तब अपने स्टॉक से ला करके उसमें भरेगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से मान के चलिए कि आप लैपटॉप लेने गए एचपी कंपनी का, आपने 5 लैपटॉप ले लिया, फिर आपके दिमाग में आइडिया कि नहीं 10 लैपटॉप हमको और लेना है, तो क्या कहाँ भेजेगा, वो कहेगा कि ठीक है तब स्टॉक से लेकर के आओ, 10 लैपटॉप इनको और देना है, तब उस तरीके से आपको लेके आएगा, तो आपको 15 लैपटॉप मिल सकता है। अब वो 15वां लैपटॉप दुकान में नहीं रखेगा, उसका एक स्टॉक बनाया होगा ना, उसी स्टॉक से मंगवाएगा, वो आपको दे देगा, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि वह गुड्स हमारे स्टॉक कहलाते हैं और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। 2 प्रकार के स्टॉक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या अंतर है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, हाँ, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। देखिए, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करें और ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करें, तो ये दोनों ऑप्शंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए, पहले मैं कैसे बता रहा हूं, पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे में हम बात करें तो आपको मैंने बताया है कि 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। मैंने बताया था ना। तो इसको हम जो है बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट, और इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट। अब देखिए, आपने जो है जब अपनी बिजनेस को ओपनिंग किया, तो उस केस में आपने अपनी बिजनेस में 5 ट्रैक्टर ला करके अपने बिजनेस में रख दिया। क्या ट्रैक्टर, 5 ट्रैक्टर अपने बिजनेस में आपने स्टॉक में ला करके रख दिया। आप बेचते गए और लास्ट में जब 31 मार्च का टाइम आया, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस समय तक मात्र मैंने 3 ही ट्रैक्टर बेचा। तो 2 ट्रैक्टर हमारे स्टॉक में होना चाहिए ना। तो जो यहाँ पे 2 ट्रैक्टर हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है, तो 31 मार्च को शेष बचा हुआ स्टॉक हमारा कहलाता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और ये जो 5 पीस आपने स्टॉक स्टार्ट किया था, इसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि इसी से मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था। नहीं समझ में आया। अगर आपने 10 पीस, मान के चलिए कि 5 पीस आपने अपने बिजनेस में ट्रैक्टर लेके आया कि हमको इसी से बिजनेस प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, और 31 मार्च तक आपने बेचते और आपकी स्टॉक से मात्र 3 ही ट्रैक्टर सेल हुआ, तो 2 ट्रैक्टर शेष आपके स्टॉक में दिखाएगा ना। तो वही जो 2 ट्रैक्टर आपका बचा हुआ है, उसी को हम बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और यही 2 ट्रैक्टर अगले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर में जाकर के जुड़ जाता है। पुनः 1 अप्रैल स्टार्ट होगा ना, तो इसी में जाकर के भी 2 ट्रैक्टर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया। तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। हेडिंग दे ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक। देखिए, अगला ऑप्शन आपका आता है, वो है आपका डेबिटर और क्रेडिटर्स। ये दोनों ऑप्शन समझिएगा। अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका डेबिटर और क्रेडिटर। इसमें लिखा भी है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, वह हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है। और अगला दिया है वो है आपका क्या, सॉरी, डेबिटर दिया है। तो डेबिटर के बारे में पहले बताना था, मैंने क्रेडिटर के बारे में बता दिया। देखिए, डेबिटर क्या कह रहा है, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है, उसको हम डेबिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेबिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर किसको बोलते हैं, तो वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, वह हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। इन दोनों ही मामलों में जो सामने व्यक्ति होगा उस पर मतलब
सीधा सीधा इफेक्ट जाएगा। इसमें दो व्यक्तियों का इन्वॉल्वेशन होता है। अगर आप सेल करेंगे तो भी एक परचेज करने वाला होगा, अगर आप परचेज करेंगे तो दूसरा आपका सेल करने वाला होगा। हमारे बिजनेस में एक सप्लायर होता है तो दूसरा हमारा कस्टमर होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे हम परचेज करते हैं किससे? अपने बिजनेस के सप्लायर से। किससे करते हैं? अपने बिजनेस के सप्लायर से हम परचेज करते हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस के सप्लायर से परचेज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या? सन्ड्री क्रेडिटर। इसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। किसको? अपनी सप्लायर को, जिससे हम अपनी गुड्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। आखिर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम कहीं से गुड्स खरीद के लेके आएंगे, तो खरीद कर लेकर के आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? सप्लायर होगा, जिसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले सेल्स के बारे में। अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सेल करते समय अब हम सेल किसको करेंगे? किसको सेल करेंगे? कस्टमर को सेल करेंगे। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करते हैं तो इसको हम जो है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सन्ड्री डेबिटर के नाम से जानते हैं। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको हम सन्ड्री डेबिटर के नाम से जानते हैं। देखिए अगर परचेज है तो परचेज करते हैं किससे? सप्लायर से, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं किसी कस्टमर से तो उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर। कोई दिक्कत? तो सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सन्ड्री क्रेडिटर तब रिक्वायरमेंट होती है जब हम परचेज करते हैं, और सन्ड्री डेबिटर की तब रिक्वायरमेंट होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दोनों लिख लीजिएगा, सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है रिसेबल और पेबल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? रिसेबल और पेबल का क्या मतलब हुआ? रिसीव का मतलब प्राप्त करना, और पेबल का मतलब चुकाना। रिसीव का मतलब प्राप्त करना और पेबल का मतलब चुकाना। अब ये दोनों को हम कैसे समझेंगे? देखिए कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना, कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है वह अमाउंट हमारे लिए रिसेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसेबल कहलाता है। और दूसरा लिखा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, उसको हम पेबल अमाउंट भी बोल सकते हैं। क्या उसको हम लायबिलिटी बोल सकते हैं? तो लायबिलिटी का पैसा ही हमारा बकाया पैसा होता है, जिसको हम पेबल के नाम से जानते हैं। वो पैसा आपको भविष्य में देना ही देना होता है। आप दोनों में अंतर समझिए। अगर आपको किसी से पैसा पाना है तो वो आपके लिए रिसीबल कहलाएगा। अगर आपको भविष्य में किसी को बिजनेस का उधार आपने खरीदा था, बिजनेस में उधार आपने किसी से खरीदा था और वो उधार का पैसा आपको भविष्य में देना है, तो वो पेबल हो जाएगा। अगर आपको पाना है तो आपके लिए रिसीबल हो जाएगा, अगर आपको चुकाना है तो आपके लिए पेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है आपका जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है? रोजनामचा, मैंने बताया था। अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, रोजनामचा यानी कि जर्नल के बारे में दिया। देखिए बताया जा रहा है जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और याद करिए मैंने फेज में आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आज आपका 19 जनवरी है तो आपने 19 जनवरी के डेट में आपने किससे कितना माल खरीदा, किसको आपने कितना माल बेचा, किसको आपने कितना पेमेंट किया, किससे आपने कितना पैसा प्राप्त किया, उसको हम एक जर्नल रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आज का 19 का डेट, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपने 19 के डेट में कितना ट्रांजेक्शन किया उसका आपने एक डेट मेंशन करके आपने उसको मेंशन कर दिया। फिर अगला 20 तारीख आएगा तो 20 तारीख में आपने क्या ट्रांजेक्शन किया उसको भी आपने डेट वाइज मेंशन कर दिया। उसको हम बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल से होता है रोजनामचा। रोजनामचा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो रोजाना हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री जो तैयार करते हैं, एक जर्नल एंट्री जो हम बना रहे हैं। और कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और एक सिंगल बिजनेस को ट्रांजेक्शन, एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का यह प्रोसेस
जर्नल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री कहलाता है। अब देखिए, अब ये नहीं ना है कि एक ही जर्नल में जो है आप 10 को बिजनेस को ला करके उसमें ऐड कर दीजिए। सिंगल बिजनेस का हम उसमें खाता बनाते हैं। एक हमारा पार्टिकुलर कोई विशेष बिजनेस है, उसी बिजनेस का जो भी हम एक दिन में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पूरे ट्रांजेक्शन को मेंशन करते हैं किसमें? जर्नल में। अब ऐसा तो है नहीं कि अब जो है मान के चलिए कि 4-5 बिजनेस का एक ही खाता बना ले, नहीं, सबकी खाताएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। सबके लेजर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे एक जर्नल जब हम एंट्री करेंगे तो आप ये समझिए कि एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसका नाम ही होता है आपका जर्नल, मतलब रोजनामचा। कोई दिक्कत? तो डेट वाइज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया अकाउंटिंग में हम उसको जर्नल बोल सकते हैं, जिसको हम पर डे रिकॉर्ड करते हैं। और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम जानते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें आपने डेट वाइज रिकॉर्ड किया। वो डेट वाइज रिकॉर्ड आपका कभी गलत नहीं हो सकता है, वो हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जाना जाता है। अब चलिए, लेजर क्या होता है? कह रहा है कि जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं। और कह रहा है कि जर्नल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, यानी कि हर डेट वाइज को आप क्या करते हैं कि जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हैं। तो एक जर्नल में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो मान के चलिए कि आपने किसी से गुड्स खरीदा, आपने किसी की गुड्स को बेचा है, आपने किसी से पैसा प्राप्त किया है, आपने किसी को पेमेंट किया है, तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको एक अलग अलग लेजर की भी आवश्यकता होती है। किस पार्टी से आपको सामान खरीदा गया, किस पार्टी को आपने पेमेंट किया, किस पार्टी से आपने पैसा रिसीव किया, क्या हम उसका एक अलग अलग खाता बनाएंगे, अलग अलग लेजर बनाएंगे? वही लेजर आपको बताया जा रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली कैसी बुक है, मतलब जितने भी मैंने जर्नल में एंट्री किया है उन सबको हम अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे ना लेजर में ले जा करके। वही कह रहा है कि ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री के अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, मतलब जो भी जर्नल एंट्री है उसको हम पूरा का पूरा हम एक लेजर में क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं, और जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह जो प्रोसेस होता है इसको हम लेजर पोस्टिंग भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद से हम लोग कल पढ़ा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आपको घर से पढ़ के आइए।